हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ लाइनों के साथ। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, तू बस धैर्य बांधे रख। शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा वीकली मतलब पूरे वीक की करंट अफेयर्स चलने वाली है इस क्लास में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? किसकी सहायता के लिए? म्यांमार की सहायता के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन करुणा। क्या होगा? ऑपरेशन करुणा। जो ऑपरेशन करुणा है वो भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया है। किसकी सहायता के लिए? म्यांमार की सहायता के लिए। जो ऑपरेशन दोस्त है वो तुर्की के लिए। किसके लिए? तुर्की के लिए। जो ऑपरेशन गंगा है वो यूक्रेन के लिए। किसने शुरू किया है? भारत ने। जो ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान के लिए। कहाँ के लिए? सूडान के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो ऑपरेशन करुणा है वो म्यांमार के लिए शुरू किया है भारत ने, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए, और ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए किसने? भारत ने शुरू किए। इसके बारे में जान लेते हैं। चक्रवात मोचा। कौन सा चक्रवात? मोचा, जिसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया है। कौन से का? चक्रवात मोचा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? यमन के द्वारा किया गया है। म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना के 3 जहाज कहाँ पहुंचे? यांगून पहुंचे। भारतीय नौसेना के 3 जहाज कहाँ पर पहुंचे? यांगून पहुंचे। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोटा और आईएनएस सावित्री। कौन कौन से हैं ये? आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोटा और आईएनएस सावित्री। म्यांमार के बारे में यहाँ से जान लेते हैं। ये है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ये कहाँ पर स्थित एक देश है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। कौन सा? म्यांमार। इसकी राजधानी क्या है? नेफ्यूदा। इसकी राजधानी क्या है? नेफ्यूदा। और मुद्रा है म्यांमार कयात। क्या है? म्यांमार कयात। तो म्यांमार के साथ जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं उनके नाम है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य सीमा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, और नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। जो ये 4 राज्य हैं भारत के, ये म्यांमार के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। ये है हमारा म्यांमार। यहाँ से क्या है? ये म्यांमार। और यहाँ पे भारत के ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से ये सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो म्यांमार के साथ क्या करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मनरेगा श्रमिकों के लिए। किसके लिए? मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष। कौन सा? कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्या होगा? केरल। जो केरल है
वो मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा? केरल। गुजरात में बालिका पंचायत, कौन सा? बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात में क्या? बालिका पंचायत, जो गुजरात है वो बालिका पंचायत शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला। और जो राजस्थान है यहाँ पे ब्लू फायर, कौन से? ब्लू फायर। और जो इसके बारे में समझ लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण। इस कल्याण कोष का गठन केरल रोजगार, कहां पर? केरल रोजगार गारंटी श्रमिक। इस कल्याण कोष का गठन केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 2021 के अनुसार किया गया है। कल्याण कोष का जो गठन है वो किसके अनुसार किया गया है? अधिनियम 2021 के अनुसार। किसके अनुसार? अधिनियम यानी गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 2021 के अनुसार किया गया है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जो श्रमिक हैं वो पेंशन के हकदार होंगे। किसके हकदार होंगे? पेंशन के। जो अन्य लाभों के बीच चिकित्सा उपचार, शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। क्या क्या प्रदान करेगा? वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2023 में, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया है? 2023 में कहां पर? गोवा में आयोजित होने वाले कौन से 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा गटका मार्शल आर्ट। क्या होगा? गटका मार्शल आर्ट। 2023 गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस जो खेल है जिसे शामिल किया गया है वो है गटका मार्शल आर्ट। कौन सा है? गटका मार्शल आर्ट। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने गटका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल करने की मंजूरी दी है। किसने दी है? भारतीय ओलंपिक संघ ने। किसने दी है इसे मंजूरी? भारतीय ओलंपिक संघ। जो इसके अध्यक्ष है वो है PT ऊषा। कौन है? PT ऊषा। पारंपरिक खेल गतका और लागोरी का प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। ये किसके रूप में शामिल किया गया है? पारंपरिक खेल गतका और लागोरी। 37वां राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित किया जाना है। जो ये खेल है 37वां राष्ट्रीय, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल में कुल 43 खेलों का आयोजन गोवा सरकार के सहयोग से किया जाएगा। कितने खेलों का आयोजन गोवा सरकार के द्वारा किया जाएगा? 43 खेलों का। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक कटरा, स्क्वॉश, मार्शल आर्ट, कलियारपट्टू और पैनकेक, सिलाट मेडल खेल होंगे। ये क्या है? खेलों के नाम है। किनके? खेलों के नाम। और राष्ट्रीय खेलों से बाहर किए जाने के बाद इस संस्करण में नौकायन, जो राष्ट्रीय खेल है जो राष्ट्रीय खेल है और उनसे बाहर किए जाने के बाद नौकायन और ताइक्वांडो, नौकायन और ताइक्वांडो को भी वापस किया जाएगा इस संस्करण के अनुसार। तो आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की मंजूरी दी है, यानी घोषणा की है? किसके लिए? जो हमारा RBI है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, इसके द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 का नोट। कितने का? 2000 का। 2000 के नोट को जो RBI है उसने चलन से बाहर करने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C,
इसके बारे में समझ लेते हैं। इसे 19 मई 2023 को आरबीआई द्वारा चलन से बाहर कर दिया गया है। कितनी मई को? 19 मई 2023 को। कब? 19 मई 2023 को आरबीआई द्वारा घोषणा की गई कि 2000 के नोट चलन से वापस लिए जाएंगे। सभी बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट बदले जाएंगे। ये नोट कब तक बदले जाएंगे? 30 सितंबर 2023 तक। एक बार में कितने नोट बदले जाएंगे? 20,000। कितने? 20,000। तो रिजर्व बैंक के बारे में समझ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कलवरी, कहां पर? कलवरी श्रेणी की, किसकी? भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण शुरू किया है। किसका? कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण किया है। तो ये इसका नाम क्या है? इसका क्या बताना है? नाम बताना है। आगे वाली क्लासों में हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? हमारा रिवीजन चल रहा है, मतलब वीकली रिवीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईएनएस बक्सीर। क्या होगा? आईएनएस बक्सीर। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बक्सीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया। ये कौन से नंबर की है? ये 6वें नंबर की है। कौन से नंबर की है? 6वें नंबर की। छठी और अंतिम, ये 6वीं भी है और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बक्सीर ने अपना समुद्री परीक्षण क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। बक्सीर को 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की योजना है। पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को मझगांव, कहां पर? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमएलडी के कान्होजी आर्गवेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? मझगांव के डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमएलडी के कान्होजी आर्गवेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। हिंद महासागर में बढ़ती चीनी उपस्थिति के बीच पनडुब्बी कमीशनिंग भारतीय नौसेना को मजबूत करती है। सॉरी, किसकी उपस्थिति? चीन। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? जो एप्पल कंपनी है, उसने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा। क्या होगा? टाटा। जो एप्पल है उसने किसके साथ समझौता किया है? टाटा कंपनी के साथ। इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत में ताइवानी कंपनी विस्टोन के अधिग्रहण, भारत में ताइवान कंपनी विस्टोन के अधिग्रहण के बाद टाटा एप्पल की चौथी कॉन्ट्रैक्ट निर्माता कंपनी बनी है। कौन से नंबर की बनी है? चौथे नंबर की कॉन्ट्रैक्ट निर्माता कंपनी बनी है। एप्पल के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से जो इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। अध्यक्ष है इसके आर्थर डी लेविसन। कौन है इसके अध्यक्ष? आर्थर डी लेविसन। सीईओ है टिम कुक। जो इसके सीएम है वो कौन है? टिम कुक। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कहां से रद्द होने के बाद? सिडनी में रद्द होने के बाद जो क्वाड शिखर सम्मेलन है वो कौन से देश में शुरू किए जाएंगे यानी आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा में ये आयोजित किए जाएंगे। जो नागासाकी है यहाँ पर 9 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? फैटमैन। ये इस पे गिराया जाने वाला क्या है? परमाणु बम हिरोशिमा पे। और 6 अगस्त को लिटिल बॉय। कौन सा? लिटिल बॉय।
प्रारंभ में ये बैठक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली थी। जो ये बैठक है वो कहाँ पर होने वाली थी? प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली थी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक संकट ये किसकी वजह से रुकी है? अमेरिका की वजह से। किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। अमेरिका में क्या? आर्थिक संकट के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, और उन्होंने सिडनी की यात्रा को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इसी महीने चेतावनी जारी की थी। जो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग है उसने क्या की थी? चेतावनी जारी की थी कि अगर अमेरिकी सरकार की कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो देश 1 जून तक डिफॉल्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो क्या कर सकता है? देश डिफॉल्ट कर सकता है। इसे देखते हुए चतुर्भुज सुरक्षा संबंध क्या बोलते हैं इसे? चतुर्भुज सुरक्षा संबंध या क्वाड। जो क्वाड है इसे हम चतुर्भुज सुरक्षा संबंध भी बोल सकते हैं। 4 देशों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है। ये 4 देशों के बीच क्या है? एक रणनीतिक गठबंधन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका गठन 2007 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। क्वाड का मकसद हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक। जो क्वाड है इसका मकसद क्या है? हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना। जो क्वाड है इसका मकसद है चीन से मुकाबला करना। किसके लिए? हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में प्रोटोकॉल और परंपरा को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है? किसको तोड़कर? प्रोटोकॉल और परंपरा को। किसको तोड़कर? प्रोटोकॉल और परंपराओं को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या किया गया है? स्वागत किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। जो पापुआ न्यू गिनी देश है इसमें अपनी परंपराओं को और प्रोटोकॉल को तोड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या किया है? भव्य स्वागत किया है। जो फिजी है, फिजी, यहाँ पे जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर है, एस जयशंकर, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और जो इंडोनेशिया है इसमें आसियाना समिट होस्ट होने वाले हैं 2023। जो ऑस्ट्रेलिया इसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ किया है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी देश यह क्या है? यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश है। जो पापुआ न्यू गिनी देश है वो कहाँ पर स्थित देश है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। और यह इंडोनेशिया के साथ एक भूमि साझा करता है। जो ये देश है ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश है। ये इंडोनेशिया के साथ क्या सीमा साझा करता है? इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी की ना। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे। परंपरा तोड़कर हुआ स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। कब पहुंचे थे? 21 मई 2023 को बेस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस देश की यात्रा करने वाले कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? पहले नंबर के भारतीय प्रधानमंत्री हैं। वहां की सरकार ने पीएम मोदी के स्वागत की अपनी परंपरा तोड़ी। वहां के जो सरकार थी उसने पीएम मोदी के स्वागत के लिए क्या किया? अपने यहाँ की परंपरा को तोड़ा। दरअसल इस देश में सूर्यास्त, जो ये देश है इसमें सूर्यास्त के बाद विदेशी मेहमानों का पारंपरिक रूप से आधिकारिक सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। हालांकि भारत के महत्व, किसके महत्व को देखते हुए? भारत के महत्व को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला किया। भारत के महत्व को देखते हुए वहां की सरकार ने क्या किया? फैसला किया राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में पीएम जेम्स मारापे ने पीएम मोदी का स्वागत किया। जो मारापे ने
कैसा स्वागत किया? मोदी जी के पैर छूकर स्वागत किया। कैसे? मारापे ने मोदी के पैर छूकर उनका भव्य स्वागत किया। तो ये है पापुआ न्यू गिनी। मैप में देख लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये है पापुआ न्यू गिनी। जो ये है, ये क्या है? पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। कौन सी? टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। ये है तस्मानिया। ये यहाँ पर क्या है? तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच भी एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस जल संधि। कौन सी जल संधि? बॉस जल संधि। जो बॉस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है, और जो टॉरस जल संधि है वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, 25 मई से उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कौन करेंगे? जो 25 मई को शुरू हुए थे, कौन से? उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन से गेम्स? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इनका जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। इसको समझ लेते हैं। यूपी में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो ये कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। जो पहला है वो पहला हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। ये कौन से नंबर का है? ये तो 3rd नंबर का है। जो पहला हुआ था वो कहाँ हुआ था? ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी? और इसमें यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी चीन। ये किस पर रही थी? टॉप पर रही थी। सेकंड हुआ था हमारा, जो दूसरा है वो हुआ था कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलोर में। कर्नाटक के बेंगलोर में। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रहती? इसमें रहती जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। कौन सी? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर किस पर रहती? टॉप पर रही थी। जो ये गेम है, इसका जो मस्कट है वो है जीतू बारहसिंगा। क्या है इसका मस्कट? जीतू बारहसिंगा। मस्कट यानी इसका जो शुभंकर है वो क्या है? जीतू बारहसिंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। यूपी में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कौन करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो क्या होंगे? इस गेम्स में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर और निशित प्रमाणिक भी मौजूद रहेंगे। कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं इसमें? जो यूपी के सीएम है वो भी इसमें उपस्थित होंगे। योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल रहेंगे, और निशित प्रमाणिक ये भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी क्या होगा? वहां पर आयोजन भी किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में आज से जान लेते हैं। यह भारत में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। ये कैसी है? भारत में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय स्तर की क्या है? खेल प्रतियोगिता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2020 में। किसके द्वारा?
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के एथलीटों की पहचान करना है। किसका? 18 से 25 वर्ष के एथलीटों की क्या करना है? पहचान करना है। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मई। क्या होगा? 22 मई। जो 22 मई है इसको जैव विविधता के लिए क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। जैव विविधता चिंताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। यह जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने का अवसर देता है। ये क्या करता है? जैव विविधता के बारे में और जागरूकता और समझ बढ़ाने का अवसर देता है। जैविक विविधता के लिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय है, जो इसकी थीम है, वो है समझौते से कार्रवाई तक। कब से? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी सीबीडी 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। कब हुआ? 1993 को लागू हुआ। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग न्यूयॉर्क पुलिस विभाग NYPD में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली दक्षिण एशियाई, कहाँ की पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिमा भुल्लर। जो प्रतिमा भुल्लर है वो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। कौन? प्रतिमा भुल्लर। जो कमला हैरिस है, ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। जो गीता गोपीनाथ है वो IM की क्या है? MD। जो मनप्रीत मोनिका सिंह है, ये सिख पहली सिख न्यायाधीश बनने वाली महिला है। कौन? मनप्रीत मोनिका सिंह। भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी प्रतिमा भुल्लर माल्डोना को न्यूयॉर्क पुलिस में कैप्टन पद पर नियुक्त किया है। कौन से पद पर नियुक्त किया है? कैप्टन पद पर नियुक्त किया गया। इस पद की नियुक्ति होने वाली जो माल्डोनाडो दक्षिण एशियाई मूल की पहली महिला बन गई। जो प्रतिमा भुल्लर है वो कौन सी महिला बन गई है? पहली महिला बन गई है। आज का हमारा 12 क्वेश्चन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किसके? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू है वो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के क्या बन गए? नए मंत्री बने। पहले कौन थे? ये कानून मंत्री थे। पहले क्या थे? कानून मंत्री। जो अमित शाह है ये है गृह मंत्री। जो स्मृति ईरानी है ये है महिला बाल विकास मंत्रालय में। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ये है इस्पात मंत्रालय में। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स। कौन सी? द गोल्डन ईयर्स द मनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। इसके राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। जो रस्किन बॉन्ड है उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। किसकी है ये? रस्किन बॉन्ड की। जो चिदानंद राजगट्टा इन्होंने कमला हैरिस पर एक पुस्तक लिखी है। किसके ऊपर? कमला हैरिस जी के ऊपर। और जो शिवा शंकरी है इन्होंने सरस्वती किस पर? सॉरी, सूर्यवंशम पर सरस्वती सम्मान से क्या किया गया है? इन्हें सम्मानित किया गया है। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। जो ज्ञान चतुर्वेदी है इन्होंने पागलखाना, किसके लिए? पागलखाना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किन्हें? ज्ञान चतुर्वेदी को।
तो आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो क्वाड शिखर सम्मेलन है 2023 में तो जापान का हिरोशिमा होस्ट करने वाला है। यहाँ पे पूछा है 2024 में जो क्वाड शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर, कौन सा देश करेगा, मतलब मेजबानी कौन सा देश करेगा 2024 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा देश करेगा? भारत। तो हमारा भारत और क्या क्या होस्ट करने वाला है? G20 और SCO 2023 होस्ट करने वाला है कौन? भारत। जो साउथ अफ्रीका है ये ब्रिक्स, क्या ब्रिक्स होस्ट होगा यहाँ पर। जो फ्रांस है इसके पेरिस में समर ओलंपिक, फ्रांस के पेरिस में क्या समर ओलंपिक 2024 होस्ट होने वाले हैं। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में 2024। जो इंडोनेशिया है यहाँ पे आशियाना समिट 2023 होस्ट होने वाले हैं। क्या होस्ट होने वाले हैं? आशियाना समिट 2023 ये क्या पर होस्ट होने वाला है इंडोनेशिया में। भारत करेगा G20 2023 और SCO 2023 साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स, और जो फ्रांस है इसके पेरिस में समर ओलंपिक 2024 होस्ट होने वाले हैं। 2023 में हिरोशिमा, ये मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो 2023 से वहां पे हिरोशिमा में होस्ट होने वाले हैं। मतलब क्वाड समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमें साल 2024 में भारत में क्वाड समिट की मेजबानी करने में खुशी होगी। ये किसने बोला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर बोला था? हिरोशिमा में आयोजित क्वाड समिट के दौरान। जो हिरोशिमा में क्या हुआ था, जो क्वाड समिट सम्मेलन हुआ था वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? हमें साल 2024 में भारत में क्वाड समिट की मेजबानी करने में क्या होगी? खुशी होगी। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम इस बात से सहमत हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सफलता न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा है वो केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, कौन सा सर्वोच्च सम्मान? द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू, द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू से नवाजा है। किसको? पीएम नरेंद्र मोदी को। तो इसका राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। जो पापुआ न्यू गिनी है इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू से क्या किया है? सम्मानित किया है। अभी हमने बताया था जो फिजी है यहाँ पर एस जयशंकर जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया है इसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। जो न्यूजीलैंड है ये धूम्रपान से मुक्त होने वाला इसने मतलब योजना बनाई है 2025 तक धूम्रपान से क्या होना चाहता है? मुक्त होना चाहता है। कौन? न्यूजीलैंड। तो अभी हम इसके बारे में जान ही चुके हैं। जो पापुआ न्यू गिनी है ये कैसा देश है? ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और इसके प्रधानमंत्री है जेम्स मारापे। इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी की ना। और जो यहाँ का जनसंख्या लगभग कितनी है? 7 मिलियन। तो ये है पापुआ न्यू गिनी और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बीच कौन सी जल संधि बताई थी अभी हमने? टॉरस जल संधि। कौन सी? टॉरस जल संधि। और यहाँ पर है ये तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है बॉस जल संधि। कौन सी जल संधि? बॉस जल संधि। तो आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नेता को फिजी का, कहाँ का? फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। फिजी का सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फिजी का अलग है और पापुआ न्यू गिनी का अलग है। तो यहाँ पे तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को।
फिजी के बारे में यहाँ से जान लेते हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सित्वेनी राबका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से क्या किया है? सम्मानित किया है। जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? सित्वेनी राबका। फिजी भी क्या है? एक दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। कहाँ पर? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। कौन सा? फिजी भी। और पापुआ न्यू गिनी भी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी सुबा है। राष्ट्रपति विलियम है, विलियम कार्टोनिवेरे। तो जो प्रधानमंत्री है वो है सित्वेनी राबका। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फिजियन और हिंदी। जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी, फिजियन और हिंदी। मुद्रा है फिजियन डॉलर। यहाँ की मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर। देखो ये है फिजी मैप में, यहाँ पर है फिजी। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये है पापुआ न्यू गिनी। तो आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के किस शहर में, कहाँ पर? दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अब हिरोशिमा। क्या होगा? हिरोशिमा। जो हिरोशिमा है वहां पर नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। अभी हमने बताया था जो नागासाकी है यहाँ पर 9 अगस्त को फैटमैन, और हिरोशिमा में 6 अगस्त को लिटिल बॉय। कौन सा? लिटिल बॉय। तो यहाँ से जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जो मुद्रा है जापानी येन, और प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। तो आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? किस पड़ोसी देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। जो नेपाल है उसने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। किसने? नेपाल ने। जो जो पाकिस्तान है वो एडीबी के द्वारा सबसे अधिक कर्ज लेने वाला देश बन गया है। कौन? पाकिस्तान। जो बांग्लादेश है यहाँ पर मैत्री पाइपलाइन, कौन सी? मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है। जो म्यांमार है यहाँ पर सितवे पोर्ट। क्या? कौन सा पोर्ट? सितवे पोर्ट। नेपाल के बारे में यहाँ से जान लेते हैं। जो नेपाल है उसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। ये है नेपाल। जो नेपाल है इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। किसका? सार्क का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? काठमांडू में। इसकी मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। और जो इसकी मुद्रा है वो नेपाली रुपया। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है रामचंद्र पौडेल, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री है वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया है? किसने? भारतीय वायुसेना ने। किस विमान के पूरे बेड़े को क्या कर दिया है? अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MiG-20। जो MiG-21 है उसने भारतीय वायुसेना मतलब MiG-21 को क्या कर दिया गया है? अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया गया है। किसे? MiG-21 को। जो तेजस है इसकी जो पहली उड़ान है वो किसने भरी थी? वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में 8 मई को राजस्थान में एक MiG-21 क्रैश हो गया था। जो राजस्थान है वहां पर MiG-21 क्या हुआ है? अभी क्रैश हुआ है। पिछले 16 महीने
और जनवरी 2021 से मई 2023 में ये फाइटर जेट 7 बार क्रैश हो चुके हैं। ये कितनी बार क्रैश हो चुके हैं? 8 मई को तो कहाँ पर क्रैश हुआ था? राजस्थान में MiG-21 क्रैश हो चुका है। और ये फाइटर जेट 7 बार, कितनी बार? 7 बार क्रैश हो चुके हैं। 1963 के बाद भारत के पास कुल 1963 के बाद भारत के पास कुल कितने? 872 MiG-21 विमान थे। 1963 के बाद भारत के पास कुल कितने MiG-20 विमान थे? 872 विमान थे, जिनमें से आधे से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इनमें से कितने से अधिक? आधे से अधिक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इसी वजह से इसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। इसे देखते हुए वायुसेना ने जांच पूरी होने तक सभी MiG-21 विमानों को ग्राउंडेड करने का फैसला किया है। जब तक इनकी जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इन्हें ग्राउंडेड करने का क्या किया है? भारतीय वायुसेना ने फैसला किया है ग्राउंडेड करने का। तो आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस 2023 कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मई। क्या होगा? 22 मई। जो 22 मई है इसको क्या मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस। तो 22 मई से हमें यहाँ से याद 23 मई है। किस कब मनाया जाता है? ये 23 मई को। जो विश्व कछुआ दिवस है वो कब मनाया जाता है? 23 मई को। तो यहाँ से समझ लेते हैं, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? वाटर डे। और 23 अप्रैल को अर्थ डे। क्या मनाया जाता है? अर्थ डे। यहाँ से समझ लेते हैं, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। और हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को। 2000 से ये कब से शुरू किया गया है? सन 2000 से विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। ये अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा प्रायोजित है। ये किसके द्वारा? अमेरिकी कछुआ। विश्व कछुआ दिवस 2023 की थीम क्या है? आई लव टर्टल। जो इसकी थीम है 2023 की वो क्या है? आई लव टर्टल। क्या है? आई लव टर्टल। कछुए पृथ्वी की पारिस्थितिकी डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कछुआ है वो पृथ्वी की पारिस्थितिक डिजाइन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कछुआ टेस्टुडाइन वर्ग का सरीसृप है। जो कछुआ है वो टेस्टुडाइन वर्ग का क्या है? सरीसृप है। वे मीठे पानी या खारे पानी के अंदर रह सकते हैं। मीठे में भी रह सकते हैं और खारे पानी के अंदर भी रह सकते हैं। कौन? कछुआ। भारत में कछुओं के सामने सबसे बड़ा खतरा तस्करी है। भारत में जो कछुए हैं उनके सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? तस्करी है। उन्हें हर साल बड़ी संख्या में पूर्वी एशियाई और दक्षिण एशियाई में बाजारों में तस्करी कर लाया जाता है। पूर्वी एशियाई और दक्षिणी एशियाई में क्या करके लाया जाता है? बाजारों में तस्करी कर लाया जाता है। थैंक्स फॉर क्लास।